ठीक है, हो गया। अभी पेपर 2 करते हैं। पेपर 2 में डाउट्स बोलो। सर 22 में केपी इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ एक्स कैसे हुआ? फिर से बोलना भूव्रत, क्या बोल रहा था? केपी इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ एक्स क्यों हुआ? मतलब वो इक्वेशन से पता कैसे चल रहा है? एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन नंबर बोल रहा है? 22। 22। हाँ, केपी रिमेन्स कांस्टेंट विद प्रेशर। क्या बात कर रहा है भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट चेंजेस ओनली विद चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, वो सब फॉल्स वाले करने थे। हाँ भाई, और फिर बोलेगा कि पढ़ता हूँ सर फिर भी नंबर नहीं आते हैं। सर मैंने डी मार्क कर दिया। हम्म, सर वही होता है। वही होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ वैसा ही होता है। सर सिर्फ टीडब्ल्यूटी में मार्क्स आते हैं। हम्म, जो आता है वो भी गलत करके आएगा तो कैसे होएगा? सर मेरा पर ये एमटी तो सबसे बुरा गया आज तक का, बहुत लो है। बहुत नेगेटिव में गया, मेरा 50% एक्यूरेसी था। हम्म, भाई सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। जो मिस्टेक्स एक बार हो रहा है वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करने। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बताओ। सर सर 29। 25 25। 25 क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन इज गिवन एज 30%। तो वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन यूज करेंगे। वेट बाय वॉल्यूम होता है मास इन 100 ml। अगर वेट बाय वॉल्यूम 30% है, दैट मीन्स 30 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। अभी 100 ml सॉल्यूशन है, उसका डेंसिटी दिया हुआ 1.2, तो मास 120 ग्राम्स ले लेंगे। ठीक है, 120 ग्राम में अगर 30 ग्राम NaOH है तो रिमेनिंग 90 ग्राम्स वाटर आ जाएगा। फिर सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा इससे। मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगा, मोलालिटी आ जाएगा, मोलारिटी आ जाएगा। वेरीफाई करना है फिर। यस सर। ठीक है, सर ये वॉल्यूमेट्रिक का क्वेश्चन था कि मोल्स का? ये तो मोल कंसेप्ट में करते हैं। 25 इंटर कन्वर्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सर और 21 में डी क्यों नहीं राइट होगा? 21 अभी पीछे क्यों जाता है वापस? पहले क्यों नहीं सर पूछता है? पर डी ऑप्शन क्या है? इट इज अ स्लिपरी वाइट सॉलिड विद अ लेयर स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, B3N3H6। It is a slippery white solid with a layered structure at room temperature. अभी कलर क्या होता है ये तो पता नहीं। लेयर स्ट्रक्चर तो है इसका B3N3, नहीं सॉरी, ये गैस है ना B3N3H6। इट्स अ गैस, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इट इज नॉट अ सॉलिड। या तो लिक्विड होगा, गैस या लिक्विड, बेंजीन की तरह प्रॉपर्टीज होंगे। लिक्विड, इट्स नॉट अ सॉलिड। जो डी डी स्टेटमेंट है ना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोराजोन। इनऑर्गेनिक ग्राफाइट की प्रॉपर्टी थी वो। सर ऑर्गेनिक के भी बता दोगे आप क्वेश्चन? मैं अभी नहीं बताऊंगा। the 30th one. 30th, एक सेकेंड, 30th बता रहा हूँ। हाँ, देखो 30th हमने सॉल्व किया है। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, एक सेकेंड। हम ये आयरन और वाटर कॉम्प्लेक्स है, और आयरन और साइनाइड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो एक वीक लिगैंड के साथ है और एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड के साथ है। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट होगा स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड में। तो वीक लिगैंड में देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन EG। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन EG। अकॉर्डिंगली CFAC निकालेंगे 4 इंटू -2/5 डेल्टा प्लस 2 इंटू 3/5 डेल्टा, ये -2/5 डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी -4000 सेंटीमीटर इनवर्स। स्ट्रॉन्ग लिगैंड में निकालेंगे तो दिस विल बी 6 इंटू -2/5 डेल्टा प्लस 0, क्योंकि EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस 2p बिकॉज देर आर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड एज कंपेयर टू द वीक लिगैंड, तो +2p। ठीक है, अभी इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी, एक सेकंड, कितना वैल्यू आता है? -30,000। ठीक है, -30,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये है -4000 सेंटीमीटर इनवर्स। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे
तो आ जाएगा -26,000 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स को, ठीक है, मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको H और C से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी का वैल्यू जूल्स में आ जाएगा, फिर इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो पर मोल में आ जाएगी वैल्यू। यही वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करो, आ जाएगा इसके बाद आंसर। Okay, sir. So could you repeat why 2p again? Sorry. देखो 2p याद करो, जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किया था, एक्चुअली सॉल्यूशन में गलत दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन में उन्होंने वीक लिगैंड में भी +p लिखा है और स्ट्रॉन्ग लिगैंड में +3p लिखा है, तो नेट डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है, बट एक्चुअली वीक लिगैंड में p का एक्सप्रेशन नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड में p का एक्सप्रेशन आता है। हम हमेशा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करते हैं। अगर कोई लिगैंड नहीं होता, कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, तो क्या D6 है ना, D6 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ आता, देयर हाँ, हैव sir. एक इलेक्ट्रॉन पेयर आता, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्स्ट्रा हैं, देयर आर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसलिए 2p लिखा है हमने। Okay, sir. Thank you. नेक्स्ट 31 41 31 41 तो शायद मैथ्स का क्वेश्चन था। 31 the change in entropy of surroundings when 1 mole of liquid H2O is formed from its elements in their standard state at 298 Kelvin is equal to H is equal to X, ठीक है। तो क्या निकालना है, डेल्टा S सराउंडिंग, डेल्टा S सराउंडिंग इज -Q/T, डेल्टा S सराउंडिंग is equal to -Q system by T. -Q system will be the heat change, Q is heat change ना, तो उसको डेल्टा H लेंगे तो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपॉन टेम्परेचर, तो डायरेक्ट फार्मूला सॉल्व तो दिया ही हुआ है ना, इज इक्वल टू -ΔH/T। जनरली ये प्रोसेस, ऐसे प्रोसेसेस हम कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हैं, इट्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये प्रोसेस हो रहा है। 1 मोल ऑफ लिक्विड इज फॉर्म फ्रॉम इस कांस्टेंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तो ऐसे प्रोसेसेस में Q का वैल्यू डेल्टा H के बराबर होता है, ठीक है। yes नेक्स्ट 34 34 में हाइड्राइड गैप करके पढ़ाया था मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में, ग्रुप 6 7 8 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स एक्सेप्ट क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है, फॉर्म्स हाइड्राइड्स। तो ग्रुप 6 का एक ही एलिमेंट है जो हाइड्राइड फॉर्म करता है, दैट इज क्रोमियम, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर y नंबर ऑफ हाइड्राइड्स दैट हैव बॉइलिंग पॉइंट मोर देन वाटर, इसमें HCl, HBr, CH4, NH3, B2H6 आर ऑल गैसेस, ठीक है, ओनली HF इज अ लिक्विड, तो जो गैस है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर एक HF बच गया, HF में चेक करेंगे तो पर HF मॉलिक्यूल वी कैन हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो HF कैन फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, another hydrogen bond from fluorine, but H2O can form 4 hydrogen bonds, so water molecules form greater extent of hydrogen bonding than HF, therefore H2O has stronger intermolecular forces, higher boiling point, so which has higher boiling point than water, none of them have higher boiling point than water, तो y equal to 0 आ जाएगा। z का वैल्यू, ठीक है, क्या निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज मोलारिटी इंटू 11.2, मोलारिटी कैसे निकालेंगे, 1.5% weight by volume is 1.5 gram in 100 ml or 15 grams in 1 liter, 15 grams in 1 liter will be 15/34 moles in 1 liter, तो मोलारिटी का वैल्यू आ गया 15/34 और उसको 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 150/30 अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा। ये क्लियर है ये? यस नेक्स्ट 32 क्या सर ये डाउट, वॉल्यूमेट्रिक का था ना, वॉल्यूमेट्रिक है, नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, तो अगर जिसको परसेंटेज आता है वो प्रॉपरली अप्लाई करेगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये 7 8 के बच्चों को भी करना चाहिए ये, ठीक है, जब परसेंटेज शायद 7th या 8th क्लास में पढ़ते हैं, पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। 11
ठीक है, सैंपल ऑफ क्ले कंटेन्स 50% सिलिका एंड 10% वाटर। सॉल्यूशन तो दिया, इसमें क्या डाउट है भाई, क्यों ये सब डाउट है? क्या करना है इसमें? सैंपल इज पार्शियली ड्राइड बाय विच इट लूजेस 8 grams of water if the percentage of silica by mass in the partially dried clay is 52 and percentage of water in the partially dried clay। ठीक है, तो मान लो नहीं 100 ग्राम तो नहीं लेंगे, अमाउंट ऑफ सैंपल ऑफ क्ले का मास ले लो m, तो इसमें सिलिका का मास आ गया कितना, m/2, और वाटर का मास कितना आ गया 10%, मतलब m/10। ठीक है, पार्शियली ड्राई कर रहे हैं तो इट लूजेज 8 grams ऑफ वाटर, तो ड्राइड क्ले में m-8 आ गया क्ले, सिलिका विल रिमेन उतना ही, सिलिका कितना आ जाएगा m/2, क्योंकि सिलिका में कोई चेंज नहीं होगा, वाटर विल बी m/10 - 8, वाटर का लॉस हो रहा है। अभी क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ सिलिका बाई मास इज 52। ठीक है, तो m/2 अपॉन m-8 इंटू 100 इज इक्वल टू 52। m के लिए सॉल्व कर दो। ठीक, परसेंटेज ऑफ वाटर इन पार्शियली ड्राइड क्ले फिर निकाल लेंगे, m का वैल्यू आ जाएगा, फिर परसेंटेज ऑफ वाटर इन पार्शियली ड्राइड क्ले आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहाँ कोई केमिस्ट्री लगाया, कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। सर ये वाला भी बताना ना 35th। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालते जाओ सबका। दिस इज कोबाल्ट +2 Hg +2, दिस इज क्रोमियम 0, दिस इज क्रोमियम 1, दिस इज डायमैग्नेटिक, तो इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। कोबाल्ट +2 इज 3d7, 3d7 will have 3 unpaired electrons, 3d7 will have 3 unpaired electrons, तो इसमें n का वैल्यू 3, इसमें n का वैल्यू 0, और इसमें 3d5 है ये, बट स्ट्रॉन्ग लिगैंड, 3d5 स्ट्रॉन्ग लिगैंड, n इक्वल टू 1, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा √3 × 3 + 2 √15, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा √3, तो √15 इज हाउ मच, 3.87, एंड √3 इज 1.73, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3.87 + 1.73 आ जाएगा। सर वो CrCO6 का 0 कैसे हुआ? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ये, CrCO6 EAN is equal to 36, all electrons are paired। ठीक है, क्रोमियम ऐसा होता है D तो इसमें वो नहीं करना था हमें, 5s1, it becomes D6, all electrons get paired in the D subshell, hybridization is D2sp3। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल डायमैग्नेटिक, एक आध एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अदर देन दैट ऑल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस आर डायमैग्नेटिक। सर अनुज को पेपर 1 के 38 में डाउट है। अनुज कहाँ है? एक्चुअली सर उसका माइक नहीं चल रहा था, उसने मुझे बोला है बोलने के लिए, वो लैपटॉप पे। पेपर 1 का 38, तो पेपर 1 हो गया ना अभी, बहुत जल्दी बोला, चल रुक देख लेता हूँ मैं, अभी हो गया। इसमें और कोई डाउट है? सर एक मिनट देखने दो ना। तो भाई चले पेपर 1 का 38 देखो क्या है पेपर 1 के 38 में। देखो D5 का CFSE 0 होता है, D0 का भी CFSE 0 होगा, तो D0 के बाद D1 का CFSE, D5 के बाद D6 का CFSE सेम आएगा। तो D0 से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, D5 से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, CFSE की वैल्यू सेम होगी, आइदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम आएगी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल वीक लिगैंड में सेम आएगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग लिगैंड में डिफरेंट आएगा। तो टेट्राहेड्रल complexes and octahedral weak ligand complexes, D1 will have same CFSE as D6, D2 will have same CFSE as D7, D3 will have same CFSE as D8, D4 will have same as D9 and D5 D10 will have 0 CFSE, तो उसका भी सेम हो गया। ठीक है, क्लियर है ये? चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजर्स किया था ना? अच्छा।
ठीक है, अभी ग्रुप 16 स्टार्ट करते हैं हम। लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप 16। We'll start with the general characteristics and physical properties for group 16। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट कुछ डिस्कशन का पार्ट था, तो ये नोट मत करना, ठीक। Group 16 general characteristics and physical properties will first list down the elements present: oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Oxygen, sulfur, selenium are non-metals. Tellurium and polonium are metalloids. The general electronic configuration is Ns2Np4. Okay, we'll study about the variation in atomic size, ionization energies, electron affinity. Okay, there is no exception in atomic size and ionization energies. Atomic size increases from top to bottom. Ionization energies decrease from top to bottom. जल्दी से नोट कर लो। टर्न करूं पेज? Yes, sir. Yes. Ionization energy gradually decreases from top to bottom. Electron affinity also decreases, only exception being oxygen has exceptionally low electron affinity. Oxygen has the lowest electron affinity in its group. Melting point, boiling point, non-metals के लिए melting point, boiling point increases down the group. Metals के लिए it decreases down the group. So therefore, the only exception is from tellurium to polonium, due to dominance of the metallic character, the melting point and boiling point decreases. Otherwise, from oxygen to sulfur, sulfur to selenium to tellurium, the melting point and boiling point increase. So polonium has a melting point and boiling point which is just less than tellurium but greater than the remaining elements of group 16. डेंसिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डेंसिटी रेगुलरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। इसके बाद बोलो। इस ग्रुप 16 में कितना टाइम लगेगा? ग्रुप 16 आई थिंक ग्रुप 15 से तो जल्दी होना चाहिए, थोड़ा कम है ग्रुप 15 से, ठीक है। 17-18 छोटा है, जल्दी हो जाएगा आई थिंक, मतलब बिफोर TWT तो डेफिनेटली हो जाएगा। ओके सर। उससे एक वीक पहले भी हो सकता है। सर नेक्स्ट एमटी में पूरा पोर्शन आएगा क्या? नेक्स्ट एमटी कभी है? अक्टूबर 24। अक्टूबर 24। ऑलमोस्ट। केमिस्ट्री में काफी सारा है, केमिस्ट्री में बहुत सारा है, तो केमिस्ट्री आई होपफुली काफी कुछ खत्म हो जाना चाहिए, बस लास्ट के जो मेंस वाले टॉपिक्स हैं वो बच सकते हैं। और फिर उसके आगे मतलब इंजीनियरिंग प्लानर में दे हैव आल्सो गिवन कि वो पार्ट टेस्ट होंगे और 8 होंगे, तो वो सब क्या है? मतलब AITS होएगा, फिर AITS के पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट। नहीं, तुम्हारा ही पेस का AITS होगा। हाँ ओके, तो मतलब ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा देख ना? मान ले अभी सितंबर, मान ले अभी मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था कि तुम लोग का जनवरी फर्स्ट वीक में अगर जेई मेन होगा तो कितने वीक्स हैं। एक लैंडमार्क, मैं मेजर टेस्ट से लैंडमार्क नहीं मानता हूँ, दिवाली मानता हूँ। दिवाली अराउंड 14-15 नवंबर को दिवाली है, तो उस टाइम तक और अभी से काउंट करेंगे तो अराउंड 10 वीक्स होंगे, ठीक है।
और फिर उसके बाद अनदर 6-7 वीक्स तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारा पहला जेई मेन होगा। तो मान लो कि दिवाली तक एक्सटेंड होता है, मैं एक्स्ट्रा 14-15 दिन एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो दिवाली तक मान लो तुम्हारा रेगुलर पढ़ाई चल रही है, अलॉन्ग विथ योर रेगुलर स्टडीज ना तुम टारगेट करो कि एवरी वीक एक चैप्टर रिवाइज करोगे, एवरी वीक। ठीक है, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर मैथ्स का, एवरी वीक एक चैप्टर तुम्हें रिवाइज करना है पुराना। कोई एक चैप्टर पिक करो, मैं जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे मतलब तुम लोग को रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, प्लान फॉर रिवीजन ऑफ 1 चैप्टर इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन मैथ्स मस्ट इन along with your current studies, along with your current lectures। फिजिक्स और मैथ्स खत्म हो जाएगा ना तब तक? फिजिक्स मैथ्स डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, मैं तो मुझे जो लगता है कि अक्टूबर लेटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए, बट मैं सेफ साइड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बस बता रहा हूँ कि अभी तुम लोग तब तक एटलीस्ट टिल दैट टाइम, ठीक है, एक वीक में एक चैप्टर रिवाइज करने का टारगेट करो। तो अगर तुम सिंसियरली इसको फॉलो करोगे तो 10 वीक्स में 10 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद अनदर 6-7 वीक्स होगा, तो उस एक वीक में 2 चैप्टर भी रिवाइज करोगे तो और 10 चैप्टर कर सकते हो तुम। तो 22 चैप्टर्स कर लोगे अगर थॉरोली ना, तो एक गुड एनफ प्रिपरेशन है। सर मैं अपने सीनियर से पूछा था, वो बोला कि रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता है, डायरेक्ट अरे मैं बता रहा हूँ ना भाई, मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं जो बता रहा हूँ वो सुन ना भाई। रिवीजन करेगा नहीं तो टाइम कहाँ से मिलेगा? कोर्स खत्म होने के बाद रिवीजन स्टार्ट करेगा तो कभी नहीं होगा कुछ। सर रिवीजन कैसे करने का है, मतलब सॉल्व कितना करना है, कितना रिवीजन कैसे करने का है मैं बता रहा हूँ। रिवीजन कैसे करने का है, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला समरी बना लो। ठीक है, अगर पहले से बनाया हुआ तो बहुत अच्छा, टाइम सेव हो जाएगा। फॉर्मूला समरी देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, 100 क्वेश्चन, नॉट मोर देन 100। मतलब तुम या तो पेस का रैंक बूस्टर कहीं से मिलता है, रेजोनेंस का, वो कर सकते हो तुम। 100-120 क्वेश्चन हैं उनके पर चैप्टर, वो सॉल्व कर सकते हो रिवीजन के लिए। जिसका बुकलेट अगर बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो वो बुकलेट खत्म करो। ठीक है, तो वो 100-120 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि टाइम भी कम लगता है ऑर्गेनिक को। तो अगर तुमने MS चॉन नहीं किया है तो वो कर लो अच्छे से। अगर वो हो गया है तो मैं तो कहूंगा कि एक बार वापस कर लो। ठीक है, एक बार वापस से कर लो। ठीक है, बुकलेट अगर किया है, अगर टाइम थोड़ा और भी कम लग रहा है तो केवल बुकलेट ही एक बार वापस रिपीट कर लो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में रिपीट करने से फायदा होएगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए, तो यू कैन सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो फॉर्मूला समरी रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मूला समरी रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो दैट शुड बी इन द फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अभी चल ही रहा है तुम लोगों का। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अपार्ट फ्रॉम नोट्स NCERT पे भी फोकस करो, NCERT भी रीड करो। 80% क्वेश्चंस NCERT के अंदर से ही आएंगे, चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो। ठीक है, 80% क्वेश्चंस विद इन NCERT। इसमें सर इनऑर्गेनिक ना? इनऑर्गेनिक में। ठीक है, 80%। सर इनऑर्गेनिक में मतलब पॉइंट्स ऐसा नोट्स जो है वो पढ़ते तब समझ में आ जाता है, लेकिन इतना सारा याद नहीं रहता। बिल्कुल याद नहीं होगा एक बार में, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि पूरा का पूरा भी याद हो जाए जेई मेन तक भी या जेई एडवांस तक। बट टारगेट करो कि रीड करके 50-60% तक दिमाग में रहे, 40-50%। NCERT एक बार गो थ्रू करो थॉरोली। NCERT ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करो। ये पूरा ना केवल रीड कर करके याद नहीं होगा। व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस, सॉल्व करके तुम्हें स्ट्राइक होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये वाला लॉजिक लगेगा, उस क्वेश्चन में ऐसे लॉजिक लगाया था हमने, क्लास में ऐसे डिस्कस किया था। सॉल्व करोगे, क्लास में डिस्कस करेंगे, आपस में डिस्कस करोगे तुम लोग, तो उससे धीरे धीरे याद होंगी चीजें। हाँ, तो मतलब सर वी नीड टू सॉल्व ऐसा कोई एक्स्ट्रा बुक या सिर्फ बुकलेट को ही अगर एक बार सॉल्व हो गया है तो वो दूसरी बार बुकलेट 2 बार कर लो और एटमैक्स वीके जैसे सॉल्व कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना हो गया है तो मैं तो बोलूंगा रिपीट करो इसको। हाँ, तो उससे वो रिकलेक्ट मतलब थोड़ा ज्यादा याद रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। सर पहले हम लोग को बोला था कि जो चैप्टर्स वीक है उनको एंड में करने का टाइम मिलेगा, पर अभी तो कुछ स्कोप नहीं लग रहा। मतलब अरे भाई मैंने तुझे कितने अच्छे से समझाया। जो चैप्टर बहुत ज्यादा वीक है ना, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जब एक बार अभी उन चैप्टर्स को रिवाइज कर लो जो चैप्टर तेरे को अच्छे अच्छे से आते हैं, क्योंकि एक वीक में एक चैप्टर करना है, एक फिजिक्स का भी करना है, एक मैथ्स का भी करना है और एक केमिस्ट्री का भी करना है, तो इसमें टाइम कम मिलेगा। बट एक बार सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। ये नहीं बोलूंगा 20 चैप्टर में 20 चैप्टर वीक है तो फिर नहीं हो पाएगा ना। मान ले 10 चैप्टर तेरे वीक है तो एक मान ले 15 नवंबर के बाद, दिवाली के बाद तेरे पास अराउंड 7 वीक्स टाइम है। तो 7 वीक्स में एक वीक में 2 चैप्टर करने को बोल रहा हूँ मैं।
तो वो उस टाइम तो मतलब 2 चैप्टर की जगह मान ले 1 ही चैप्टर करता है, तो तेरे 15 ही चैप्टर्स प्रिपेयर होते हैं। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू जेई मेन के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, बट फर्स्ट जेई मेन में तू एटलीस्ट 15 चैप्टर्स तो अच्छे से कर पाएगा। मैंने 20 चैप्टर्स का टारगेट दिया, उसमें तू 5 चैप्टर्स कम करके वो बाकी 5 चैप्टर्स और अच्छे से प्रिपेयर कर ले। ठीक है, इट्स और सर ऑलवेज मतलब ऑलवेज जेई बेटर मेन कि में तू नंबर ऑफ चैप्टर्स कम कर और उन चैप्टर को जिनको प्रिपेयर कर रहा है उसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर। ठीक है, क्योंकि जेई मेन के लिए तुझे एक और अटेम्प्ट मिलना है। ठीक है, जेई मेन का तुझे एक और अटेम्प्ट मिलना है, उस टाइम तक तू 2-3 और चैप्टर्स ऐड कर सकता है उस लिस्ट में तो कि सर बोर्ड्स वोर्ड्स भी होगा ना? तो भाई बोर्ड्स का प्रिपरेशन और जेई मेन का प्रिपरेशन टोटली अलग अलग तो नहीं है। तो हम्म, अगर बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छे से करेगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो तेरा जेई मेन के लिए भी हो जाएगा। ओके हाँ। ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ना बोर्ड्स की बुक में बहुत रिएक्शंस गिवन है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए और जो हम लोग क्लास नोट्स में करते हैं। तो बोर्ड्स का बुक में काफी कुछ थ्योरी दिया हुआ था। अगर बोर्ड्स का बुक भी अच्छे से करोगे ना तो जेई मेन का प्रिपरेशन काफी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, सर जेई केमिस्ट्री में मेन में खासकर। कितना परसेंटाइल आना चाहिए मतलब ऐसे एडवांस के रैंक प्रेडिक्ट करने के लिए मतलब? भाई टॉप 2 lakhs मान ले, टॉप 2 lakhs में आने के लिए मान ले 10 लाख स्टूडेंट अपियर कर रहे हैं, टॉप 2 lakhs में आना है तो 98 परसेंटाइल से ऊपर आना है तेरे को। सर कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं उसके लिए? मार्क्स कोई डेफिनेट तो नहीं है, सर कोई फिक्स टॉप नहीं है 2 मार्क्स। lakhs में तो 80 परसेंटाइल हुआ ना? टॉप 2 lakhs आउट ऑफ 10 10 lakhs लाख कितना हुआ 80 भाई? 80 परसेंटाइल। अच्छा 80 परसेंटाइल हो गया, हाँ। टॉप 2 lakhs आउट ऑफ 10 lakhs 80 परसेंटाइल हो गया। तो ठीक है, 90 90 मान ले, मतलब कैटेगरी भी रहता है ना उसमें, तो 90 परसेंटाइल ऊपर मान ले। अच्छा। ठीक है, चलो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में कैटिनेशन, the ability to form long chains, and this is dependent on the strength of single bond. And amongst the group 16 elements, the sulfur single bond has the highest bond energy. Oxygen bond energy is lower because of lone pair repulsion. ऐसा similar point हमने group 15 में भी discuss किया था। Nitrogen bond energy is less than, single bond energy is less than phosphorus single bond energy. तो single bond energy सबसे ज्यादा सल्फर की है, तो सल्फर shows catenation to maximum extent. ठीक है, क्लियर है ये? Yes, पेज टर्न करूं अभी? yes, sir. Talking about the oxidation states of group 16, they can exist in +2, +4, +6, -2 oxidation states. The oxygen shows positive oxidation states only +1 and +2, and that too with fluorine. सल्फर के लिए ये चारों ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं। सल्फर के कुछ कंपाउंड्स मैंने लिखा है यहाँ पे, इन +4, +6, -2, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, stability of +6 oxidation state decreases and stability of +4 increases from top to bottom. This is inert pair effect. पहले भी पढ़ा हमने, stability of the group oxidation state, the higher oxidation state decreases and stability of the lower oxidation state increases from top to bottom. ठीक है, stability of negative oxidation state decreases from top to bottom as metallic character increases. So these are some points about oxidation states of group 16 elements. Now one by one we'll discuss some anomalous properties of oxygen. यहाँ पे 2 important anomalous properties discuss करेंगे। एक तो its inability to expand octet and another its ability to form pi bonds. ठीक है, ये नोट कर लो, नेक्स्ट पेज में anomalous properties लिस्ट कर रहा हूँ मैं।
हो गया? Yes. 1 minute, sir. सर हो गया? एनोमलस प्रॉपर्टीज लिस्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के. इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4 बट सर स्टिल. बोलो. सर वो लास्ट लाइन क्या थी एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन में? The anomalous properties of oxygen is due to its very small size and its high electronegativity. यस सर. ठीक है. The maximum covalency of oxygen theoretically is 4, but 4 also is very, very rare. It generally shows covalency of 2 or 3. जैसे H2O में it shows a covalency of 2, H3O plus में it shows a covalency of 3. Theoretically, oxygen can form 4 bonds as in H4O2 plus. ठीक है. अगर 4 बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन पे +2 चार्ज आएगा एंड +2 चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज नॉट स्टेबल. ठीक है. देयरफॉर इवन कोवेलेंसी ऑफ 4 इज वेरी वेरी रेयर. ठीक है. And another anomalous property is only oxygen can form effective p pi bonds. It can form effective pi bonds with itself and other elements of second period, whereas sulfur, selenium, etc. cannot form p pi bonds with itself or with other elements. Now we'll discuss some of their reactions. ठीक है. सबसे पहले reaction with metals. ठीक है. And most of the group 16 elements react with metals on heating to form oxides or sulfides or selenides. ठीक है. नोट कर लो ये.
टर्न करूं पेज? 1 minute. सर 2 minutes, please. What is selenium? They combine with metals on heating to form oxides, sulfides, selenides, etc. SELENIDES, selenides. ठीक है. नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शंस लिख रहा हूं मैं. Metal Mg plus O2 gives MgO, copper plus sulfur gives copper sulfide, and similarly other metals also react. Reaction with oxygen. ठीक है, इसमें oxygen itself is a group 16 element. So we'll study the reaction of other elements of group 16 with oxygen, ठीक है, which combine with oxygen to form mainly two types of oxides, ठीक है, dioxide and trioxide. ठीक है. Ozone can be considered as a dioxide of oxygen. OO2, O3 can be considered as a dioxide of oxygen. ठीक है. Studying their properties, O3 and SO2 are gases, SeO2 and TeO2 are solids. ठीक है. SO3, EO3 are also solids. SO3 actually exists as SO3 whole 3 in the solid state. And both these oxides are acidic in nature. Both EO2 and EO3 are acidic oxides. ठीक है, नोट कर लो जल्दी से.
टर्न करूं पेज? Yes, sir. Yes. These oxides in the higher oxidation state are also strong oxidizing agents. Okay, and the oxidizing power increases down the group as the stability of the higher oxidation state decreases. So TeO3 is a stronger oxidizing agent than SeO3 than SO3. Okay, tellurium and polonium also form monoxides. Next, we'll discuss reaction with hydrogen. Okay, all these elements react with hydrogen on heating to form hydrides. Okay, discussing the properties of these hydrides. As the size of the element increases from top to bottom, the bond length increases, the bond energies decrease. As the bond energies decrease, the acidic strength increases from top to bottom, and the reducing power of these hydrides increases from top to bottom. The bond angles, the hydrogen element hydrogen bond angles also decrease from top to bottom as the electronegativities decrease. Okay. So these are some properties of the hydrides of group 16. ठीक है, इनके melting points, boiling points मैंने next page में compare कराए हैं, ये note कर लो जल्दी से. Turn करूं पेज अभी? Yes, sir. 1 minute. Explaining. Just 1 minute. 1 minute. So 1 minute.
नेक्स्ट देखो, the order of melting point and boiling point. एक मिनट रुकना। टर्न करूँ ना पेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Order of melting point and boiling point of these hydrides, ठीक है, H2O, H2S, H2SC and H2TE, ठीक है। H2O has exceptionally high melting point and boiling point because of hydrogen bonds. Other than this, top to bottom, as molecular weight will increase, the boiling point and melting point will increase. Only difference is that H2O has the highest melting point and boiling point. Okay. Now we'll study their reaction with halogens. Okay. All the group 16 elements react with halogens to form halides. They mainly form dihalides, tetrahalides, and hexahalides. Some of them also form monohalides. Okay. Hexahalides में केवल hexafluorides stable हैं. Amongst hexahalides only fluorides are stable, and all the hexafluorides are gases. ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स टेट्राफ्लोराइड्स फॉर्म करते हैं, and tetrafluorides cannot be obtained by direct reaction with fluorine because direct reaction with fluorine often forms hexafluorides. सर तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर डायरेक्ट फ्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे ना तो हेक्साफ्लोराइड बनेगा। टेट्राफ्लोराइड बनाने के लिए हम कुछ और रिएक्शंस यूज करते हैं। अच्छा ठीक है। Generally disproportionation of dihalides and monohalides give tetrahalides. रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ मोनो वो नेक्स्ट पेज में लिखाऊंगा मैं, लिखा है मैंने, ये पॉइंट्स एडेड है, ठीक है, मैंने अभी डिस्कस किया बट नेक्स्ट पेज में लिखा है ये।
टर्न करूं पेज? हाँ सर हो गया। ठीक है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड इज अ गैस, SeF4 is a liquid, TeF4 is a liquid solid. Okay, it increase in molecular weight, melting point and boiling points increase. All these tetrahalides easily undergo hydrolysis. Okay, it's SF6 that does not give hydrolysis. SF6 does not hydrolyze because of steric factors where sulfur is surrounded by fluorine on all sides and cannot be attacked by water. ठीक है, एक सेकेंड, ये HCl होगा, ठीक, except selenium all other elements form stable dichlorides and dibromides. Selenium dichlorides and dibromides are not stable. Selenium does not form stable dihalides, and this is called as middle row anomaly. ठीक है, middle row anomaly फिर से मैं explain करता हूँ, ध्यान से देखना. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, these are elements of group 16. Oxygen and sulfur form stable dihalides. ठीक है, tellurium and polonium also form stable dihalides, but the middle element selenium does not form stable dihalides. There is no proper explanation for this, but this phenomena is called middle row anomaly. Selenium के dihalides stable नहीं होते. Clear है ये? Yes, sir. And many of these dihalides undergo disproportionation in water or on heating. Reaction disproportionation वाला reaction मैंने next page पे लिखा है, but many of these dihalides undergo disproportionation when mixed with water or when heated. सर बोलो. सेलेनियम का जो स्टेबल डायहाइड नहीं है तो मतलब एक टाइप का एक्सेप्शन ही हुआ ना. एक्सेप्शन की तरह ही हो गया, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मिडिल रो एनोमली बोलते हैं. जनरली मतलब बिहेवियर डिफरेंट आता है फर्स्ट एलिमेंट का या लास्ट एलिमेंट का, बीच वाले एलिमेंट का बिहेवियर डिफरेंट आना ये बहुत एक्सेप्शनल बिहेवियर है, इसलिए इसको मिडिल रो एनोमली बोलते हैं. सर तो ये सिर्फ यही ग्रुप में ग्रुप 16 ग्रुप 17 में भी एक मिडिल रो एनोमली है जहां पे ब्रोमीन डज नॉट फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स. ब्रोमीन ऑक्साइड्स आर लीस्ट स्टेबल. तो ऐसे कहीं कहीं कुछ कुछ मिडिल रो एनोमलीज हैं प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में. ओके सर. हो गया, नोट कर लिया? So 1 minute. 1 minute, Last sir. line, sir. 1 minute.
Yes, sir. नेक्स्ट देखो, the reactions of dihalides with water and on heating, SeCl2 ऐसे तो स्टेबल नहीं, SeCl2 अपने आप डिकम्पोज करेगा, if formed in any reaction it slowly decomposes to give SeCl4 and Se. SCl2 on hydrolysis gives disproportionation to give SO2 and sulfur. ठीक है, and some of these also exist as monohalides. The common monohalides are S2F2, Se2Cl2. We say that monohalides exist in dimeric forms. ठीक है, मोनोहलाइड SCl एग्जिस्ट नहीं करता है, S2Cl2 एग्जिस्ट करता है. तो मोनोहलाइड्स आर डाइमेरिक such as S2F2, Se2Cl2 or Se2Br2. These monohalides also give disproportionation with water or on heating, and these monohalides have H2O2 like structure. Okay, have an open book like structure. ठीक है, आई थिंक ग्रुप 15 तुम लोगों ने सॉल्व नहीं, ग्रुप 15 सॉल्व करने को बोला था ना मैंने, कुछ क्वेश्चंस करने को बोला था क्या बुकलेट से, क्या असाइनमेंट करने को बोला था ना? सर बुकलेट में 40 तक करने को, हाँ बुकलेट में 40 तक करने को बोला था और असाइनमेंट भी करने को बोला था. ठीक है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं ये बुकलेट के फर्स्ट लेवल 1 के फर्स्ट 40 क्वेश्चंस और असाइनमेंट में ग्रुप 15 वाले क्वेश्चंस. ठीक है, अभी 2-3 पेजेस और है, मैं ये शेयर कर दूंगा, तुम लोग कॉपी कर लेना, मैं डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट टाइम. सर बोलो. सर वो जो SeCl2 SeCl4 में जा रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में तो +2 +4 से ज्यादा स्टेबल होता है ना Se का. भाई ग्रुप 16 का इनर्ट पेयर इफेक्ट देखेगा तो +6 और +4 की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, +2 की बात ही नहीं आएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट में. अच्छा हाँ सर समझ. सर हो गया? हाँ हो गया, आज इतना ही करते हैं. ठीक है, मैं ये 2-3 और पेजेस बच गए, ये सेंड कर दूंगा नोट्स, कॉपी कर लेना तुम लोग, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे. और पहले सुनो 1 मिनट, पहले होमवर्क ग्रुप 15-16 का 1 to 40 करना है और असाइनमेंट जो दिया था उसका ग्रुप 15 सॉल्व करके आना है. बोलो अभी. सर इसमें वो SCl एंगल ज्यादा होगा कि H2O2 HO के इसमें ClSS angle is expected to be more because of larger size of chlorine, more steric repulsion. हाँ ज्यादा होना चाहिए, chlorine sulfur angle should be more than HOH angle. Okay. बोलो रिद्धि. OF2 बन सकता है. OF2 yes, OF2 is stable, मतलब stable नहीं, it exists. तो EF2 सब बन सकते हैं. क्या फिर से बोलो? EF2 सब बन सकते हैं. EF2 SF2 बनता है ना, सल्फर डाइफ्लोराइड. सल्फर डाइफ्लोराइड, सेलेनियम डाइफ्लोराइड, सेलेनियम के डाइहैलाइड स्टेबल नहीं, अदर देन दैट बाकी डाइहैलाइड्स बनते हैं. ठीक है, चलो एंड कर रहा हूं मैं लेक्चर आज का. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir.